नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हमने प्रीवियस वीडियो में आपको पार्ट ऑफ डीसी जनरेटर के कई भागों के बारे में बताया था। फील्ड पोल, आर्मेचर, कम्यूटेटर, ब्रूस होल्डर, कार्बन ब्रूस। आज जो हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो भी पार्ट ऑफ डीसी जनरेटर ही है, लेकिन ये पार्ट इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इनमें से सवाल एग्जाम में पुटअप होते हैं। तो आज जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ वो डीसी जनरेटर के अन्य भागों में आते हैं। छोटे छोटे काफी भाग होते हैं डीसी जनरेटर के। जो मुख्य पार्ट है मैं आपको उनको विस्तार से बता चुका हूँ। आज बात करेंगे जो शेष बचे जितने भी डीसी जनरेटर के भाग है उनके बारे में। तो इसमें दोस्तों सबसे पहला नंबर आता है आपके पिस्टन, या इसको दूसरा नाम बोला जाता है इसका ब्रश लीड। दोस्तों, उस दिन भी मैंने जब आपको कम्यूटेटर व कार्बन ब्रूस के बारे में बताया था, तो उस दिन जब कार्बन ब्रूस टॉपिक चल रहा था तो मैंने आपको बताया था कि पिगटेल क्या होती है। जो कार्बन ब्रूस होता है, जब उसका निर्माण किया जाता है तो कार्बन ब्रूस के निर्माण के साथ ही एक नम्य फ्लेक्सिबल तांबे के तार को कार्बन ब्रूस के साथ जोड़ दिया जाता है और उस फ्लेक्सिबल तार के दूसरे सिरे पर एक लग यानी थिम्बल क्रिम्प कर दिया जाता है। ब्रश लीड का कार्य जो है डीसी जनरेटर के अंदर इतना है कि वह कार्बन ब्रूस का संबंध किसी भारी परिपथ के साथ स्थापित करने के लिए यूज में आती है। दोबारा सुनना दोस्तों, पिगटेल, ब्रूस लीड, ये कार्बन ब्रूस के पीछे लगी हुई नम्य फ्लेक्सिबल तांबे का तार होता है जिसके एक सिरे पर थिम्बल लगा होता है। इसका उपयोग डीसी जनरेटर में इसका क्या कार्य है? डीसी जनरेटर में इसका कार्य यह है कि ये कार्बन ब्रूस का संबंध भारी परिपथ के साथ स्थापित करने के लिए यूज में आती है। दूसरा भाग जो है दोस्तों अपना का वो है एंड कवर। तो दोस्तों, एंड कवर के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो डीसी जनरेटर कास्ट आयरन से निर्मित है उसके दोनों एंड कवर यानी दोनों तरफ से मशीन को खुला आवरण होता है, बॉडी के अलावा मशीन को दोनों तरफ से साइड कवर के द्वारा पैक किया जाता है, तो उन्हें ही एंड कवर बोला जाता है। अब कोई डीसी जनरेटर कास्ट आयरन से निर्मित है तो उसके जो ढक्कन होंगे, उसके जो कवर होंगे वो कास्ट आयरन से ही निर्मित किए जाते हैं। और जो डीसी जनरेटर आपका कास्ट स्टील से निर्मित है उसके जो साइड कवर होते हैं वो कास्ट स्टील से ही निर्मित किए जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूं कि जो छोटी क्षमता के डीसी जनरेटर होते हैं वो कास्ट आयरन से निर्मित किए जाते हैं और जो बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर है वो कास्ट स्टील से निर्मित किए जाते हैं। तो एंड कवर दो होते हैं डीसी जनरेटर में, जिन्हें साइड कवर भी कहा जाता है, और ये कास्ट आयरन या कास्ट स्टील से निर्मित किए जाते हैं। दोस्तों, इन दोनों साइड के कवरों में स्लॉट कटा होता है बीचों बीच में, जिसमें बियरिंग को स्थापित किया जाता है। दोबारा सुनना दोस्तों, जो दोनों साइड कवर है जो मशीन को पूरी तरीके से पैक करने के लिए काम में आते हैं ये एंड कवर, तो ये दोनों तरफ के साइड कवर में बीचों बीच एक स्लॉट बना होता है गोलाकार आकृति का, जिसमें बियरिंग को स्थापित किया जाता है। तो अगर छोटी डीसी जनरेटर है या छोटा कम क्षमता का डीसी जनरेटर है तो उसमें जो साइड कवर होंगे वो कास्ट आयरन से निर्मित होंगे, और बड़ी क्षमता के जो डीसी जनरेटर है उनमें जो साइड कवर होंगे वो कास्ट स्टील से निर्मित किए जाते हैं। अगला टॉपिक है अपन का रॉकर प्लेट। दोस्तों, कम्यूटेटर के आगे की साइड का जो साइड कवर होता है, इसमें मैं आपको बताना भूल गया कि जो कम्यूटेटर के आगे की तरफ का साइड कवर होता है उसे फ्रंट एंड कवर, उस साइड कवर को क्या बोला जाता है? फ्रंट एंड कवर। और जो कम्यूटेटर के विपरीत सिरे वाला कवर होता है साइड कवर, उसे बोला जाता है रियर एंड कवर। यानी कम्यूटेटर के विपरीत सिरे पर जो साइड कवर लगाया जाता है उसे बोला जाता है रियर एंड कवर।
देखो दोस्तों, निम्बी में फ्रंट एंड कवर को अग्र कवर, आगे का हिस्सा तो इसको पक्ष कवर भी कहा जाता है। तो दोस्तों, जो रोकर प्लेट की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, रोकर प्लेट कम्यूटेटर की तरफ वाले जो साइड कवर होते हैं उस पर नट बोल्टों या पेचों के माध्यम से कसी जाती है। ये एक बेकेलाइट की मोटी शीट होती है। इसके ऊपर रोकर प्लेट का यूज ये है किसी डीसी जनरेटर के अंदर कि जो कार्बन ब्रश के होल्डर होते हैं, जो ब्रशों को अपने अंदर धारण करते हैं, उन ब्रश होल्डरों को इसी रोकर प्लेट पर पेचों के माध्यम से कसा जाता है। तो रोकर प्लेट कम्यूटेटर की तरफ वाले साइड कवर पर पेचों के माध्यम से कसी जाती है। दूसरा मैंने आपको बताया कि ये बेकेलाइट की मोटी शीट होती है। कौन से आकार की? वृत्ताकार आकृति की बेकेलाइट की एक मोटी शीट होती है जो कम्यूटेटर की तरफ वाले साइड कवर पर पेचों के माध्यम से कसी जाती है। तो इसका जो कार्य है डीसी जनरेटर में वो ये है कि ये ब्रश होल्डरों को अपने ऊपर स्थापित करती है। जो कार्बन ब्रश के होल्डर है उन्हें इसी रोकर प्लेट पर दो साइड में कसा जाता है। मैंने आपको बताया कि जो कार्बन ब्रशों की संख्या है वो मशीन के आर्मेचर पर डिपेंड करती है। अगर मशीन का आर्मेचर लैप बाउंड है तो उसमें समांतर पत्तों की संख्या पोलों की संख्या के बराबर होती है, जबकि अगर मशीन का आर्मेचर बैक बाउंड है तो उसमें ए बराबर पी होता है हमेशा 2, यानी समांतर पथों की संख्या होती है 2। तो कोई सा भी अगर आपका बैक बाउंड आर्मेचर है तो उसमें जो विद्युत धारा, उस कम्यूटेटर में जो विद्युत धारा प्रवाहित के रास्ते होंगे वो होंगे 2, जबकि जो लैप बाउंड आर्मेचर है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने के रास्ते होंगे पोलों की संख्या के बराबर। आगे चलेंगे जब अपन बाइंडिंग के बारे में पढ़ेंगे कि बाइंडिंग जो आपके आर्मेचर की जो बाइंडिंग होती है उसमें जो मुख्य प्रकार तो है लैप बाउंड और वेब बाउंड, लेकिन लैप बाउंड और वेब बाउंड में भी कई तरह की बाइंडिंग होती है, जैसे सिंप्लेक्स लैप बाइंडिंग, डुप्लेक्स, ट्रिपलेक्स, क्वाड्रप्लेक्स। तो उसी प्रकार से उनमें ब्रशों की संख्या भी बढ़ती जाती है, यानी समांतर पथों की संख्या भी बढ़ती जाती है। तो दोस्तों 3 मैंने आपको पार्ट बता दिए है। पिगटेल जिसका संबंध केवल यह है, जिसका कार्य केवल यह है कि वो कार्बन ब्रशों को किसी बाहरी स्रोत से जोड़ने का कार्य करती है। ये एकदम में फ्लेक्सिबल तांबे का तार होता है, इसके एक सिरे पर थिम्बल या लग लगाया जाता है। दूसरा एंड कवर, मैंने आपको बताया मशीन को पूरी तरीके से पैक करने के लिए मशीन के दोनों तरफ 2 साइड कवर लगाए जाते हैं। अगर मशीन आपकी कास्ट आयरन से निर्मित है तो साइड कवर भी कास्ट आयरन के होंगे। अगर मशीन आपकी कास्ट स्टील से निर्मित है तो दोनों तरफ के साइड कवर भी कास्ट स्टील के होंगे। दूसरी बात मैंने आपको बताई एंड कवर के बारे में कि एंड कवर, दोनों साइड के एंड कवरों में बीचों बीच में एक स्लॉट कटा होता है जिसमें बेयरिंग को स्थापित कर दिया जाता है। अब अगला जो टॉपिक है वो है अपन का बेयरिंग। दोस्तों किसी भी डीसी जनरेटर में जो बेयरिंग की संख्या होती है वो होती है 2। अगर आप छोटे डीसी जनरेटर का उपयोग कर रहे हो तो उसमें जो बेयरिंग उपयोग में ली जाती है वो होती है आपकी बुश बेयरिंग, जबकि जो बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर है उसमें जो बेयरिंग उपयोग में ली जाती है वो होती है बॉल बेयरिंग या रोलर बेयरिंग। तो बेयरिंग 2 प्रकार की, अगर बड़ी छोटी मशीन है या कम क्षमता की बोल सकते हैं आप इसे, इनमें जो बेयरिंग उपयोग की जाती है वो होती है आपकी बुश बेयरिंग। दोस्तों इस बुश बेयरिंग के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल से बताना चाहता हूं कि ये बुश बेयरिंग होती कौन सी है। जैसा कि आप सभी ने कूलर की मोटर के अंदर देखा होगा, उसमें बेयरिंग उपयोग में ना लेकर दोनों तरफ के साइड कवरों पे मटका बुश का उपयोग किया जाता है।
तो उसे ही दूसरे नाम से बुश बियरिंग के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार जो कम क्षमता के डीसी जनरेटर होते हैं, कम क्षमता के, जैसे डायनामो आप जिसे बोल सकते हो, लघु क्षमता के, तो उनके अंदर बियरिंग के स्थान पर बुश बियरिंग का उपयोग किया जाता है। आगे दूसरा, बड़ी जो मशीन होती है, बड़ी डीसी मशीन होती है यानी उच्च क्षमता वाली, उनके अंदर जो बियरिंग का उपयोग किया जाता है वो दो प्रकार की होती है। एक तो बॉल बियरिंग और दूसरी है आपकी रोलर बियरिंग। दोस्तों इन दोनों के बारे में मैं आपको डिटेल से बताना चाहता हूं कि जो बॉल बियरिंग होती है वो किस टाइप की होती है और जो रोलर बियरिंग होती है वो किस टाइप की होती है। तो दोस्तों जो बॉल बियरिंग होती है उसमें दोनों तरफ की जो परत होती है, दोनों तरफ की आंतरिक लेयर और बाहरी लेयर, उन दोनों लेयरों के बीच में छोटे छोटे गोलाकार छर्रों का उपयोग किया जाता है। जैसे आपने देखा हो साइकिल के पेडल में बॉल बियरिंग का ही उपयोग किया जाता है, उसमें छोटे छोटे पेडल होता है, उसमें छोटे छोटे गोल छर्रे होते हैं। उसी प्रकार सीलिंग फैन के अंदर भी आपने देखा हो कि सीलिंग फैन के अंदर जो दोनों ओर के साइड कवर होते हैं उनके अंदर भी बॉल बियरिंग का उपयोग किया जाता है। देखो नाम से स्पष्ट है, बॉल मानी जो गेंद जैसी आकृति की बियरिंग छर्रे होते हैं उनका नाम बॉल बियरिंग होता है। और जो रोलर बियरिंग होती है वो काफी बड़ी क्षमता की, जो अधिक वोल्टेज या अधिक किलोवाट क्षमता में जो डीसी जनरेटर होते हैं उनके अंदर रोलर बियरिंग उपयोग की जाती है। रोलर बियरिंग से तात्पर्य दोस्तों ये है कि उसमें छर्रों यानी गोलाकार आकृति के छर्रे ना होकर जो बेलनाकार आकृति के रोलर प्रयोग किए जाते हैं। दोनों तरफ की जो लेयर होती है बियरिंग की, आंतरिक लेयर व आउटसाइड लेयर, उन दोनों तरफ की लेयर के बीच में छर्रों का उपयोग, गोलाकार छर्रों का उपयोग न करते हुए बेलनाकार आकृति के छर्रों का उपयोग किया जाता है। उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? रोलर बियरिंग। तो किसी भी डीसी जनरेटर के अंदर, चाहे वो कम क्षमता का डीसी जनरेटर हो चाहे वो उच्च क्षमता का डीसी जनरेटर हो, उसमें बियरिंग की संख्या होती है 2। बियरिंग की संख्या होती है 2। और ये दोनों बियरिंग, मैंने जैसा कि आपको पिछले जो एंड कवर है उसमें बताया था, ये दोनों बियरिंग कहाँ स्थापित की जाती है। ये दोनों बियरिंग आपके जो दोनों तरफ के साइड कवर है उसमें स्लॉट बना होता है उन बीचों बीच में, तो उन स्लॉटों के अंदर इन दोनों बियरिंगों को स्थापित कर दिया जाता है। अब बियरिंग का कार्य क्या है दोस्तों? कि डीसी जनरेटर में बियरिंग लगाई क्यों जाती है? बियरिंग का कार्य किसी भी मशीन हो, कोई भी मशीन हो, चाहे एसी सप्लाई पर चलने वाली मशीन हो चाहे डीसी सप्लाई पर चलने वाली मशीन हो, बियरिंग का कार्य केवल एक ही है कि मशीन के गतिशील पार्ट को, मशीन के गतिशील यानी घूमने वाले पार्ट को घूमने के लिए स्वतंत्रता प्रदान करना बियरिंग का कार्य है, कि वो आसानी से बिना कोई सी अड़चन के वो स्वतंत्र अवस्था में लगातार घूम सके। तो बियरिंग का कार्य क्या? मशीन के घूमने वाले भाग को घूमने की स्वतंत्रता प्रदान करना। और डीसी जनरेटर का जो घूमने वाला पार्ट है वो है आर्मेचर। तो आर्मेचर को घूमने के लिए स्वतंत्रता प्रदान करने का कार्य कौन करते हैं? बियरिंग। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट भाग। तो अगला भाग है आपका आर्मेचर शाफ्ट। आर्मेचर शाफ्ट एवं पुली, दो भाग में एक साथ ले रहा हूं आपको यहाँ पर। एक बियरिंग का कार्य मैं यहाँ देता हूं, मशीन के घूमने वाले भाग को कौन सा होता है भाई? आर्मेचर। घूमने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता प्रदान करना। बिना किसी अड़चन के जो आर्मेचर है वो घूमता रहे, ये बियरिंग का कार्य है। अगला भाग है आपका आर्मेचर शाफ्ट व पुली। दोस्तों आर्मेचर शाफ्ट के बारे में मैं आपको चित्र के माध्यम से समझा चुका हूं प्रीवियस वीडियो में, कि जो आर्मेचर शाफ्ट होती है वो एक तरह से कम्यूटेटर और आर्मेचर, कम्यूटेटर और आर्मेचर दोनों के लिए एक आधार का कार्य करती है। जो आर्मेचर शाफ्ट होती है वो कम्यूटेटर और आर्मेचर दोनों के लिए एक आधार का कार्य करती है। ये भाई किससे निर्मित होती है? ये नरम लोहे से निर्मित होती है।
आर्मेचर शाफ्ट जो होती है वो नरम लोहे से निर्मित है और कम्यूटेटर पे आर्मेचर दोनों के लिए एक आधार का कार्य करती है। ये दोनों तरफ की जो शाफ्ट के दोनों तरफ के सिरे है उसको अग्र सिरे को यानी कम्यूटेटर वाले शाफ्ट के सिरे को फ्रंट एंड कवर की जो बेयरिंग है उसमें लगा दिया जाता है और जो बैक आर्मेचर सिरा है यानी कम्यूटेटर के विपरीत वाला जो आर्मेचर सिरा है उसको बेयरिंग में यानी पीछे की साइड के जो बेयरिंग में लगाने से पहले उस पर एक कास्ट आयरन का पंखा और स्थापित किया जाता है जिसका कार्य मशीन को ठंडा रखने का होता है। दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता दूं जो एंड कवर होते हैं वो एंड कवर में छिद्र बने होते हैं। एंड कवर के अंदर छिद्र बने होते हैं यानी दोनों तरफ की साइड प्लेटों के ऊपर छिद्र बने होते हैं। वो छिद्र इसलिए बनाए जाते हैं ताकि ये कास्ट आयरन से निर्मित जो पंखा है जिसको हम कूलिंग फैन की बात इस्तेमाल करते हैं मशीन के अंदर वो बाहर की हवा को खींचकर और मशीन की वाइंडिंग तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो दोनों के साइड कवर पर कुछ छिद्र बने होते हैं। वो छिद्र इसलिए बनाए जाते हैं ताकि ये जो पंखा है कूलिंग फैन है वो बाहर की वायु को खींचकर मशीन की वाइंडिंग तक पहुंचा दे। क्योंकि तो दोस्तों जो भी गतिशील यानी जो भी मशीन होती है इलेक्ट्रिक उसमें बाइंडिंग होती है और मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में कि 2 प्रकार की या 3 प्रकार की अगर गतिशील मशीन है तो उसमें 3 प्रकार की छतियाँ होती है। अगर स्थिर मशीन है जैसे ट्रांसफार्मर तो उसमें 2 प्रकार की छती होती है और दोनों प्रकार की छती मैं आपको बता चुका हूँ। एक होती है हिस्टेरिसिस छती और एक होती है एडी करंट छती। तो दोनों प्रकार की छती के बारे में हम बाद में विस्तार से पढ़ेंगे। अभी मैं केवल यह बता रहा हूँ आपको जो आर्मेचर शाफ्ट होती है वो नरम लोहे से निर्मित होती है। नरम लोहे से निर्मित होती है और इसके दोनों तरफ के सिरे को इस प्रकार से ये शाफ्ट होती है। एक साइड पे कम्यूटेटर लगा होता है आगे की साइड में और ये जो भाग है वो आर्मेचर को होता है जिसमें बाइंडिंग की जाती है। तो शाफ्ट के ये अग्र सिरा हो गया कम्यूटेटर वाला सिरा क्या उससे गलत था अग्र सिरा और ये होगा पश्च सिरा। दोस्तों देखो दोनों के लिए आर्मेचर के लिए व कम्यूटेटर के लिए दोनों के लिए आधार का कार्य कर रही है। ये किससे निर्मित होती है नरम लोहे से निर्मित होती है। शाफ्ट के अग्र सिरे को फ्रंट एंड कवर यानी साइड कवर जो पहले जो प्रकार बताया मैंने आपको कम्यूटेटर की तरफ वाले को बोलते हैं फ्रंट एंड कवर। तो उस साइड के कवर में अग्र सिरे को स्थापित किया जाता है और पीछे का जो कवर है रियर एंड कवर उस साइड के सिरे में आर्मेचर शाफ्ट के पिछले सिरे को लगाया जाता है। अगला है इसमें पुली। तो दोस्तों इसमें आर्मेचर शाफ्ट के किसी एक सिरे पर एक कास्ट आयरन से निर्मित पुली स्थापित की जाती है नट बोल्टों के द्वारा लगा दी जाती है शाफ्ट पे। उस पुली का कार्य यह है कि जैसे डीसी जनरेटर को जैसे मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि डीसी जनरेटर एक ऐसी मशीन है जो यांत्रिक शक्ति को वैद्युतिक शक्ति में परिवर्तित करने का कार्य करती है। यांत्रिक शक्ति को वैद्युतिक शक्ति में परिवर्तित करने का कार्य करती है। तो देखो दोस्तों जब तक हम इसे यांत्रिक शक्ति नहीं देंगे ये मौलिक आवश्यकता में बताया मैंने आपको कि डीसी जनरेटर को जब तक हम बाहर की यांत्रिक मैकेनिकल पावर नहीं देंगे तब तक वो विद्युत भाग बल पैदा करने में असफल होता है। तो यांत्रिक शक्ति हम किसके यहाँ पर आरोपित करते हैं डीसी जनरेटर में यानी डीसी जनरेटर के किस भाग को हम यांत्रिक शक्ति आरोपित करते हैं वो होता है दोस्तों पुली। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शाफ्ट के किसी भी एक सिरे पर एक कास्ट आयरन से निर्मित पुली लगा दी जाती है और फिर उससे टरबाइन यानी जो प्रथम चालक होता है प्राइम मूवर के पर भी एक पुली होती है और दोनों पुलियों को प्राइम मूवर की पुली व डीसी जनरेटर की पुली को एक बेल्ट या पट्टे के माध्यम से कपल्ड कर दिया जाता है। तो जैसे ही हम प्राइम मूवर को स्टार्ट करेंगे वैसे ही डीसी जनरेटर का आर्मेचर भी पुली बेल्ट व पट्टे के माध्यम से घूमना आरंभ कर देगा। अगला दोस्तों टॉपिक है अपन का बैक ब्लेड। इसे आधार ब्लेड भी बोला जाता है या बेस ब्लेड। दोस्तों जो डीसी जनरेटर को आधार प्रदान करने का पूरी मशीन है डीसी जनरेटर उसको आधार प्रदान करने का या किसी फाउंडेशन पर नट बोल्टों के द्वारा कसने का जिस भाग का कार्य होता है वो होती है बैक ब्लेड।
आधार प्लेट, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, आधार प्लेट एंड डीसी जनरेटर को एक आधार प्रदान करने का कार्य करती है बेड प्लेट। इसमें क्या होता है दोस्तों कि इसमें बेड प्लेट में चार तरफ डीसी जनरेटर के चारों ओर छिद्र बने होते हैं। इस प्रकार से, जैसा कि मैं आपको चित्र में बता देता हूँ कि किस प्रकार की होती है। जैसे मान लीजिए दोस्तों ये डीसी जनरेटर है, आप दोस्तों ये जो नीचे की प्लेट होती है इसे बोलते हैं बेड प्लेट। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर दो छिद्र दिखाए गए, उधर की साइड भी इस प्रकार की बेड प्लेट होती है। तो ये चार जो बेड प्लेट के जो चार होल है, इसमें इसका कार्य यह है बेड प्लेट का कि किसी फाउंडेशन पर, जैसे एक सीमेंट ईंट कंक्रीट का एक फाउंडेशन तैयार कर डीसी जनरेटर को नट बोल्टों के माध्यम से इस बेड प्लेट के द्वारा उस फाउंडेशन के ऊपर कस दिया जाता है। तो बेड प्लेट भी दोस्तों कास्ट आयरन से निर्मित की जाती है और इसका कार्य यह है कि डीसी जनरेटर को फाउंडेशन पर एक आधार बनाकर कसने का कार्य होता है बेड प्लेट का। उसका अगला भाग है बनता आई बोल्ट। दोस्तों इस चित्र में मैंने आपको ऊपर आई बोल्ट दिखाया हुआ है। मशीन के ऊपरी भाग पर, मशीन की जो बॉडी है उसके ऊपरी भाग पर एक गोलाकार आकृति का, एक वृत्ताकार आकृति का एक छिद्र बनाकर एक पेच कस दिया जाता है। इस आई बोल्ट यानी इस आई बोल्ट का कार्य यह है कि मशीन को यदि एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपको क्रेन विधि के द्वारा, देखो दोस्तों बाहरी वर्कशॉप के अंदर बड़ी जो वर्कशॉप होती है उसमें बड़ी बड़े आकार की काफ़ी मशीनें होती है। अब ये पॉसिबल है नहीं कि मनुष्यों के द्वारा उन मशीनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक उठाकर पहुंचाया जा सके। तो इसलिए क्या है, वर्कशॉप के अंदर क्रेन का विधि का उपयोग किया जाता है। किसी भी भारी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए क्रेन या चरखी विधि का उपयोग किया जाता है। ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा उत्तोलन की विधियों के अंदर, जो उत्तोलन की विधियों का टॉपिक था उसके अंदर पढ़ा होगा। उत्तोलन की 3-4 प्रकार की विधि होती है जिसमें क्रेन व चरखी विधि का भी उपयोग होता है। तो आई बोल्ट का यूज क्यों किया जाता है डीसी जनरेटर में, वो इसलिए किया जाता है कि किसी भी भारी बड़ी आकार की बड़ी क्षमता की मशीन को एक स्थान पर दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए मशीन की बॉडी के ऊपर एक आंख छिद्र नुमा एक बोल्ट कस दिया जाता है जिसमें क्रेन का हुक फंसाकर उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा दिया जाता है। तो दोस्तों आई बोल्ट ये है। अगला भाग है आपका टर्मिनल बॉक्स। दोस्तों टर्मिनल बॉक्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि डीसी जनरेटर की जो बॉडी है उसके ऊपर बैकलाइट की एक मोटी सीट, काले रंग की बैकलाइट की एक मोटी सीट लगा दी जाती है जिस पर नट बोल्ट लगे होते हैं। जैसा कि मैंने आपको सामने डीसी जनरेटर की बॉडी दिखाई गई है, इस पर जो ये बैकलाइट ये होती है आपकी बैकलाइट की मोटी सीट जिस पर ये नट बोल्ट लगे होते हैं, यहाँ पर नट बोल्ट लगे होते हैं। और डीसी जनरेटर की जो बाइंडिंग है आर्मेचर बाइंडिंग में फील्ड बाइंडिंग के सिरे इन्हीं नट बोल्टों के द्वारा यहाँ पर कस दिए जाते हैं और यहाँ से ही हम आउटपुट में डीसी जनरेटर के द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल को प्राप्त करते हैं। तो ये होता है आपका टर्मिनल बॉक्स। अगला जो भाग है वो है आपका कूलिंग फैन। दोस्तों कूलिंग फैन के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि आर्मेचर कम्यूटेटर के जो सिरा है, कम्यूटेटर की तरफ वाला जो शाफ्ट का सिरा होता है आर्मेचर शाफ्ट का, उसके विपरीत सिरे पर, उसके विपरीत वाले सिरे पर एक कास्ट आयरन से निर्मित पंखा जड़ दिया जाता है नट बोल्ट पेचों के माध्यम से
उस कूलिंग फैन का कार्य ये है कि वह बाहर की वातावरणीय वायु को खींचकर दोनों तरफ की साइड कवर में जो बने हुए छिद्र है उनमें से बाहर की वायु को खींचकर मशीन की बॉडी को प्रदान करता है। तो ये किससे निर्मित होता है दोस्तों? कास्ट आयरन से। इसका कार्य क्या है दोस्तों? कूलिंग फैन क्यों लगाया जाता है डीसी जनरेटर में? मशीन की बाइंडिंग की ऊष्मा, मशीन की बाइंडिंग के कारण उत्पन्न ऊष्मा को कम करने के लिए लगाया जाता है। ये कूलिंग फैन का कार्य है। जो मशीन में क्षतियों के दौरान जो उत्पन्न होती है बाइंडिंग के अंदर, उस बाइंडिंग की ऊष्मा को कम करने के लिए, समाप्त करने के लिए आर्मेचर शाफ्ट के एक सिरे पर कास्ट आयरन से निर्मित एक पंखा लगा दिया जाता है जो बाहर की वायु को खींचकर मशीन के अंदर प्रवेश कराता है, जिससे मशीन की जो ऊष्मा है उसका मान समाप्त हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये थे आपके डीसी जनरेटर के जो शेष बचे पार्ट। ये आपका टॉपिक जो पार्ट चल रहा था पार्ट ऑफ डीसी जनरेटर का, वो आज समाप्त हुआ दोस्तों। अब जो मेरी नेक्स्ट वीडियो बनेगी वो इन्हीं पार्टों को ध्यान में रखते हुए एक प्रैक्टिकल वीडियो में आपके सामने पेश करूंगा, जिसमें मैं जितने भी पार्ट मैंने आपको डीसी जनरेटर के बताया है थ्योरेटिकल रूप से, उन्हें मैं आपको एक बार प्रैक्टिकल रूप से दिखाऊंगा, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि किस पार्ट को किस नाम से जाना जाता है और उस पार्ट का कार्य क्या है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।